गई। आजम खान दरख्त हैं, बाप रे बाप। अच्छी सी शायरी लिखी थी आज अखिलेश ने, ये किसी ने लिख के दिया होगा, शायद पेन गिफ्ट किया है उसने ट्विटर पर। लेकिन आजम खान इसके साथ रहेगा नहीं, आजम बहुत खान नाराज। उसके ईगो पे अटैक किया ना पिछली बार, जो आराम से रामपुर से जो टिकट जो दिया पिछली बार, एकदम जिसको नफरत करता था आजम खान उसको दे दिया। रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं है, हम लोग को ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि पंकज का अप्रेजल इस बार अच्छा होगा। रेडी? नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और जैसे हम रोज आते हैं, बिहार चुनाव से जो जुड़ी हुई खबरें हैं उसको लेकर के आते हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बताएंगे, उसमें सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कि सीमांचल में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और उधर ओवैसी लगातार सीमांचल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले, इससे पहले भी कई राज्यों में योगी आदित्यनाथ और ओवैसी के बीच जो टक्कर हुई है ना, वो बड़ा ही वो रहा है। इसको लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं, और अगर वो योगी उतरते हैं चुनावी मैदान में तो यकीन मानिए कि जो सीमांचल का जो एरिया है, वैसे भी वहाँ को लेकर के काफ़ी टसल चल रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने ओवैसी को सीटें नहीं दी। ओवैसी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, और महागठबंधन जो कि कांग्रेस और आरजेडी का भी वहाँ पर काफ़ी स्टेक हुआ है। सचिन किशनगंज से ही आते हैं, जो कि सीमांचल के इलाके में आता है। तो बताइए सचिन की ये जो चीज़ें चल रही हैं कितना, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा है, खासकर हर स्टेट में ऐसा होता है, देखने में आया है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है चुनाव प्रचार के लिए। तो यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भी, ये दिखता है, और इनका इम्पैक्ट भी दिखता है चुनाव में। तो सीमांचल जो अब तक का लग रहा था कि जो आरजेडी के लिए भी, पिछली बार भी जो आरजेडी के हारने के पीछे बहुत बड़ी वजह रही है, मतलब सीएम नहीं बन पाए थे, इसमें भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अगर ओवैसी इस बार आते हैं और तो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट महागठबंधन में जाएगा, ऐसा दिख रहा है। योगी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सीमांचल की जो सीट है वो मतलब बिल्कुल लाइमलाइट में आ गई पहली बार। योगी के शायद 10 सीटें 10 रैली वहाँ प्रस्तावित है। सीमांचल का इलाका जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 47%, जो कि बिहार के प्रतिशत है 17% जाता है। और खासकर किशनगंज जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ तो 68% है, और वो तो पूरा गढ़ है। मतलब आप कह सकते हैं कि ओवैसी के लिए परफेक्ट जगह है वो। और ओवैसी इतनी सीटें इसलिए वहाँ भी हासिल कर पाया। किशनगंज तो खैर कांग्रेस का गढ़ रहा है, और वहाँ पे पिछली बार भी बस, लेकिन वहाँ एक बड़ी, पिछली बार चुनाव जब हुआ था तो बीजेपी की स्वीटी सिंह हारी थी, और सिर्फ 1300 का मार्जिन था। अच्छा, पहले पे कांग्रेस थी, सेकंड पे स्वीटी सिंह, और थर्ड पे AIM कैंडिडेट थे कमरुल हुदा। तो उनका जो मतलब आप कह नहीं सकते कि किशनगंज की सीट पर क्या होगा। बाकी लोकसभा के चुनाव भी कांटे की टक्कर हुआ, बिल्कुल। और कांग्रेस की जो बाकी जो 3 विधान सीटें हैं, वहाँ पे आरजेडी का प्रभुत्व रहा, AIM रहा, और कांग्रेस रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि योगी आएंगे तो क्या समीकरण होगा। अब कहा तो जाता है योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड है, लेकिन जो सीमांचल का समीकरण है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और योगी जिस मकसद से आएंगे और जो भी कहेंगे, जैसे बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेकर आ सकते हैं, बुलडोजर है उनकी पहचान। अब सवाल ये है कि सीमांचल में वो क्या होगा। तो सीमांचल में मुझे लगता है उनकी जो राष्ट्रवादी लहर है, जो पाकिस्तान का नारा रहता है, राष्ट्रवाद का नारा, और SIR का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा, वही सबसे बड़ी चीज़ होगी वहाँ। और दूसरी तरफ ओवैसी जो है, उनका कहना हम तो मुस्लिमों का रहनुमा है। तो एक तरह से पूरी तरह आप मान सकते हैं कि ये पूरा पोलराइज हो चुका है। अब अगर योगी उतरते हैं तो एक तरफ ओवैसी मुस्लिमों का रहनुमा। लेकिन सचिन, यहाँ पर सवाल ये भी उठता, चलिए किशनगंज में मानता हूँ कि वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन सीमांचल के बाकी जो इलाके हैं, और खासकर जब विधानसभा का सेगमेंट जब छोटा आता है, तो वहाँ पर हिंदुओं का वोट भी बहुत मैटर करता है। अगर हिंदू और मुस्लिम के अगर बेसिस पे अगर ये ध्रुवीकरण अगर होता है, तो योगी का आने का फर्क फायदा ये होगा कि जो हिंदू वोट हैं अगर इकट्ठा होते हैं, तो कई सीटें ऐसी होंगी जहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, तो फायदा इस तरह भी मिलेगा। क्योंकि जब 2020 का जब चुनाव हुआ था सीमांचल के 24 सीटों में, उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास 8 सीटें थी, और जहाँ कई जगह पे 10% से कम मार्जिन रहा है जीत का। तो इसका मतलब है कि जैसे कि किशनगंज में 67% हो गया, कटिहार में 45% के अराउंड है, पूर्णिया में 38% मुस्लिम है। तो कहीं इन सब जगहों पे 50% का मार्जिन है हिंदू मुस्लिम वोट में। अगर पोलराइज होता है, हिंदू एक तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे लगता है, क्योंकि दलित वोट भी है जो छिटकेगा इधर से। लेकिन वो आरजेडी का तो वोट बैंक है और कांग्रेस का वोट बैंक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, अगर इतनी सीटें होती हैं, और अगर आप बोलते हैं कि बीजेपी सीमांचल में कोई कहता है कि कमजोर है, तो कमजोर नहीं है। पिछली बार 8 सीटें बीजेपी वहां से कैसे, कटिहार से बीजेपी के सांसद होते आए हैं, वो भी तो मुस्लिम बहुल इलाका। तो अगर योगी जाएंगे तो मुझे लगता है कि योगी वहां पे पुश करेंगे, और एक तरह से वो टॉनिक होगा वहां के लोगों के लिए। और जो बीजेपी का कैडर है वो तो डबल एनर्जी के साथ वहाँ चुनाव लड़ेगा।
तो मामला कुछ भी हो सकता है, कांटे की टक्कर मान सकते हैं हम, तो कुछ भी हो सकता है तो योगी के ऊपर। अगर हम बिहार को अगर अलग अलग कैटेगरी में अगर वो करके देखें तो जो मगध का इलाका है जहां पर मुस्लिम बहुत डोमिनेंस नहीं है, वहां पर यहाँ पर कास्ट फैक्टर है, जिसको बीजेपी ने पवन सिंह को बीजेपी की तरफ खींच करके जो कुशवाहा और राजपूतों की लड़ाई थी जो खत्म किया है, तो बीजेपी ने यहाँ तो खत्म कर दी। अब जो लड़ाई है मिथिला, वहां पर मैथिली ठाकुर को भी ला करके बीजेपी ने, तो बीजेपी का जो कोर्स करेक्शन है वो दिख रहा है अब मिथिला और उसके बाद सीमांचल। अगर सीमांचल में भी अगर बीजेपी अपने आप को जिस तरह से कोशिश कर रही है, अपने आप को मजबूत करती है, तो ये जाहिर तौर पे दिख रहा है कि बीजेपी ने बड़े ही दिमाग लगा करके सेगमेंट में बांटे बिहार को। और उस आधार पे, क्योंकि आज भी जो बिहार में बिहार के जो चुनाव समिति की जो बैठक हुई है उसमें यही हुआ कि इन्होंने जो आज मंथन किया है उस पर किया कि आज कल हुआ था, इनफैक्ट मंथन कल हुआ था, उस मंथन में तय किया गया कि जहां जहां बीजेपी हारी थी उन सीटों पर ये काफी फोकस कर रहे हैं, 3 से 4 कैंडिडेट को करके और उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। ये मीटिंग कल हुई है और आज और कल में हो सकता है कि बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स के नाम बाहर भी आ सकते हैं, अगले 48 घंटे में हो सकता है चीजें आ भी जाए। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी की तैयारी बड़ी तगड़ी है। मतलब जिससे हम बात लगातार कर रहे थे कि अमित शाह के जाने का मतलब ही है कि वो जो कहते हैं ना कि सोशल इंजीनियरिंग और वो सारी चीजें तमाम चीजें बन रही है। तो अब इस सीमांचल में अगर इस तरह की अगर एक्टिविटीज बढ़ती है, क्योंकि योगी के आने से ही क्या है कि बीजेपी के कैडर का वैसे भी जोश काफी बढ़ जाएगा वो, क्योंकि योगी जहाँ भी रहे, अब देखिए, अब जब एक तो चुनाव रैली में वो भीड़ आती है उन्हें सुनने के लिए, और जिस तरह से उनका स्टाइल रहा है और जैसे यूपी मॉडल रहा, वो जहाँ भी बात करते हैं तो एक तरह से लोग को लगता है कि योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। तो बिहार में तो ऐसे योगी मॉडल की चर्चा नहीं हुई, लेकिन कुछ कुछ कारणों में, जब पटना में बुलडोजर चला तो वहाँ भी योगी मॉडल की बात हो रही थी। लेकिन जो योगी की अपनी पर्सनैलिटी है, जो उनका स्टाइल है, जो बोलने का तरीका है, और जिस तरह से सुशासन की बात करते हैं, बिहार में सुशासन की बात भी हो रही है, तो वो योगी की बात से अगर लोगों को भरोसा लगता है कि सही में योगी जो कह रहे हैं वो नैरेटिव सेट हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी सीमांचल के लिए। और बीजेपी को अगर सीमांचल में उनकी सीटें बढ़ जाती हैं तो मतलब एक तरह से बीजेपी जो छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर ध्यान दे रही है कि कहीं भी वो मिस नहीं करना चाहती, तो उसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा, खासकर जेडीयू को खासकर इससे ज़्यादा फायदा होगा। वैसे सचिन, योगी के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि बिहार के अगर आप गांव में जाकर वहाँ बात करेंगे तो बिहार के लोग जो इतने सालों से जो वहाँ चलता रहा है सारा कुछ, तो वहाँ के लोग कहते भी हैं कि हमें भी योगी ऐसा एक सीएम चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है, आपका पड़ोसी आज यूपी में देख लीजिए, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहाँ पे काम हुआ है, उसके सामने बिहार में उस लेवल पर हुआ नहीं है। तो वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। तो एक तो इमेज होता है कि जिस तरह का वो प्रशासन वहाँ पे चल रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने जैसे मुस्लिम बहुल इलाके की बात की तो हमें याद आता है कि यूपी के उपचुनाव में किस तरह से जहाँ पर मुस्लिम 60% से ज्यादा थे वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीता है। तो ये आप अब ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कब वहां भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत थी, मुस्लिम के वोट हम भी मान के चलते सारे मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेंगे, इस तरह से यहाँ भी तेजस्वी और आरजेडी का वो है। लेकिन आजकल कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि ध्रुवीकरण भी हो रहा है, उसमें भी काफी चीजें बदल रही हैं, क्योंकि ओवैसी एक ऐसे चेहरा है कि आप ओवैसी को हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। और अगर महागठबंधन ये मान के चल रही है कि टेकन को गांठी लेके चले कि नहीं मुस्लिम वोट तो पड़ेंगे, तो वो भी बड़ा होगा। और एक पॉइंट ये भी है कि जो एसआईआर हुआ है उस एसआईआर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट सीमांचल उस इलाके में पड़ा है जहां पर जो वोटों जो कटे हैं, नाम कटे हैं, बहुत सारी डुप्लीकेसी थी, वहां करेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर पिछली बार आप देखेंगे तो बहुत सारे जो विधानसभा के क्षेत्र वहां पर 500, 1000, 2000 के उस मार्जिन पे कैंडिडेट जीता है। तो अगर उसको भी अगर उस फैक्टर को भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि महागठबंधन की मुश्किलें वहीं बढ़ने वाली है। और दूसरा ये भी है कि जैसे ओवैसी मुस्लिम वोट की बात करते हैं, उनका तो कोर फोकस तो अगर वो मुस्लिम वोट अपने तरफ लेते हैं तो नुकसान महागठबंधन और कांग्रेस को होना है, फायदा बीजेपी को होगा, इनडायरेक्टली इसका फायदा होगा। और ओवैसी का आज ही मैं बयान देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हमने महागठबंधन ने हमारी तेजस्वी यादव ने हमारे विधायक छीन लिए, हम फिर भी उनसे गठबंधन करना चाहते हैं कि हम नीतीश को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ आगे फैले थे लेकिन वो हाथ गिरेबान तक भी पहुंच सकते हैं। तो उनका इशारा साफ है कि अगर वो हारेंगे तो पूरा महागठबंधन को ले डूबेंगे वो। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि जो 5 सीटें आई थी ओवैसी को पिछली बार, हो सकता है कि 0 सीटें आई, लेकिन ये यकीन मानिए कि वो डैमेज तो करेंगे। अगर वोट का जितना ही परसेंटेज अगर काट के लेके जाते हैं, और ये तो नहीं कह सकते कि 0% उनको वोट आएगा, 5% आया, 10% आया, 8%, कुछ भी फिगर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0% तो नहीं आने वाला, क्योंकि ओवैसी की अपनी अपील है और वो जहां भी जाते हैं उसका वो उस तरह से। और चूंकि अब ये बात चूंकि योगी और ओवैसी की है तो हमें थोड़ा याद दिलाते हैं दर्शकों
कोई हैदराबाद में किस तरह से वहाँ पर म्यूनिसिपल चुनाव, वहाँ का जो हैदराबाद का जो लोकल बॉडी का चुनाव था वहाँ पर योगी गए थे और उन्होंने जहाँ पर बीजेपी एक तरह से शून्य पे थी वहाँ पर इस तरह के हुए थे। तब भी योगी आदित्यनाथ और ओवैसी के बीच काफ़ी टक्कर हुई थी। ओवैसी ने काफ़ी हमला किया था योगी पर और योगी ने जिस तरह से बातें की थी एक मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में, वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और हाल में हैदराबाद में वहाँ पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन का वहाँ भी बीजेपी जीती है। तो ऐसा है कि चीज़ें हमेशा एक जैसी रहती नहीं है। तो ये बात का इंडिकेटर है कि यहाँ भी सीमांचल में और बाकी जगहों पे जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है तो वहाँ पर अगर महागठबंधन ये मान के चले कि नहीं जी अब तो हमारा तो वोट बिल्कुल पक्का है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने ओवैसी ने भी पूरा दिन रात एक किया हुआ है। क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि आप जो कह रहे हैं कि जैसे कि हैदराबाद में योगी घुसे और ओवैसी के गढ़ में घुसे और वहाँ ललकार कर, अब आप इसको गढ़ मान सकते हो ओवैसी का सीमांचल को, यहाँ फिर योगी आ रहे हैं तो अब ओवैसी के गढ़ में दोबारा योगी की एंट्री होगी और इस बार भी वो लगता है कि कुछ ऐसा ही धमाका करेंगे। और बीजेपी तो चाह ही रही है कि कोई ऐसा पावरफुल आदमी आए, क्योंकि बिहार के कैडर में जेडीयू में या जब बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है पावरफुल जो कि उस तरह के एनर्जी बिल्कुल जोश भर दे। और योगी का जैसा फैक्टर है वो तो इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाएं, गुजरात के बाद योगी मॉडल की चर्चा होती है, जहाँ भी रैली की बात होती है तो पीएम मोदी के बाद योगी की रैली होती है। तो अगर योगी यहाँ आते हैं एक तरह से कहें ओवैसी का गढ़ तो वो बिल्कुल हिला देंगे। बिल्कुल 5 अगर गढ़ तो माना ही जाएगा ना, पिछले 5 सीट अगर जीत के रह गए हैं और वैसे चुनाव से कई जब अभी तक आरजेडी और कांग्रेस में अभी तक समझौता नहीं हुआ है। खबर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के आज जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं पटना आने वाले हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करेंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आरजेडी और कांग्रेस की डील फाइनल नहीं हुई है और वैसे पिछले एक हफ्ते से कम लगता है एक हफ्ते ज़्यादा हो गया वहाँ पर सीमांचल में वो अपने वो कर पूरी कोशिश, छोटे गाँव में हर जगह वो जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा। आप अभी तालमेल होगा कौन कौन से सीट लड़ोगे, आप जाओगे तब तक वैसे काफी आगे बढ़ चुके होंगे। खबर ये भी है कि कांग्रेस ने शायद 25 उम्मीदवारों का अपनी लिस्ट भी तैयार करके रखी है और कल शायद जनसुराज पार्टी अपना 100 लोगों की लिस्ट लेकर आने वाली है। तो ये घटनाएं वो घट रही हैं, ये तमाम जो बातें हो रही हैं। इस बीच में चिराग पासवान एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी तो हालांकि उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि मान गए हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी भी वो ज़्यादा सीटों को लेकर के, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो है बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं उनसे लगातार बातचीत उनकी हो रही है, लेकिन अभी तक माने नहीं है। तो आज चुनाव वहाँ पर 10 बजे, आज सुबह 10 बजे है, अभी 8 बज रहे हैं। अगले 2 घंटे के बाद में वहाँ भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, चिराग पासवान की पार्टी की मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ भी कुछ चीज़ें निकल के आएगी। लेकिन मोटे तौर पे मैं मान के चलता हूँ कि देखो ये भी सचिन वही चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान पिछली बार गलती करके देख चुके हैं। इस बार मुझे नहीं लगता कि चुनाव के इन वक्त पे ऐसी कोई गलती करेंगे। और रास्ता भी क्या है, वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, डूबने के लिए नहीं जाएंगे। और महागठबंधन में उनके मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई जगह ऐसी है, वहाँ तो ऑलरेडी एनडीए से अलग होकर उन्हीं को नुकसान होने वाला। तो 25 सीट भी अगर मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए सीट भी उनके लिए बहुत है। और जो बस जितना बार्गेन कर लें वो अलग बात है। और एक तरह से मुझे लगता है कि ये पोस्चरिंग ही है कि आप आपात बैठक बुला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम बहुत सीरियस हैं, कार्यकर्ताओं को भी खुश करना है, कैंडिडेट्स को भी खुश करना है, क्योंकि कैंडिडेट ये तो उम्मीद में होंगे उन्हें कि हम ये तो 40 सीट हमें मिलने वाली है और अगर 25 मिलेंगी तो बाकी तो लोग कार्यकर्ता बहुत नाराज हो जाएंगे। तो शायद ये एक तरह की पोस्चरिंग भी होगी उन्हें बताने के लिए। और इसका फायदा ये भी उठा रहे हैं पशुपति पारस, उन्होंने तो ये कह दिया कि बताइए वो क्या कहा है पशुपति पारस ने। वो भी मतलब एक तरह से बैठे हुए हैं, अभी नजर गड़ा के बैठे कि अगर जरा सा अगर हिले इधर उधर हुए तो वो घुसेंगे भी। तो वो तो फैक्टर है ही। तो मुझे लगता है कि इंडिया का ऑलमोस्ट डन है इनका जो डील है। और जो हम चीज़ें बता रहे हैं कि वो जो चीज़ें आ रही हैं छन के जो आ रही हैं कि 102 और 103 का बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा होगा और बाकी 38 सीटों में 3 में बंटवारा होगा, जिसमें 25 के करीब का जो है, अब एक आध कुछ सीटें तो बात नहीं पता नहीं, 25 चिराग पासवान को और बाकी जो 13 बचेंगे वो 2 भाग में बटेंगे, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। इसमें हालांकि उपेंद्र कुशवाहा सबसे शांत है, उन्होंने कभी किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं की है। इसका मतलब जो चाहते थे उनको मिल गया है। चिराग पासवान ही थोड़े बहुत इधर उधर कर रहे हैं। तो मिला जुला के ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में एनडीए का जो लिस्ट आ जाना चाहिए। अब बाकी बारी है कांग्रेस और तेजस्वी की, क्योंकि वहाँ भी कई तरह के वो आ रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत ज़्यादा सीटें मांग रही हैं और उधर वीआईपी वीपीआई पार्टी भी ज़्यादा पैसे सीटें मांग रही हैं। तो मुझे समझ में इतनी सीटें लाएंगे कहाँ से? वो सीट ही नहीं है 243 में। अगर वो आपको 100 सीट कहाँ से दे देंगे इनको? वीआईपी 30 से 40 सीटें मांग रही है तो इनके पास सीट ही नहीं है। कांग्रेस अपने से सीट घटाएगी नहीं। तो सवाल ये है कि इनकी खटपट खत्म होने वाली नहीं है और इनकी लड़ाई ऐसे चलती रहेगी। पशुपति पारस भी बेचारे उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें कितनी सीटें मिले, कोई कहीं से उधर से कुछ तो उन्होंने तो वही मैं बता रहा था कि उन्होंने तो ये कहा कि मतलब एक तरह से चिराग पासवान को लेकर उनके अंदर कितना गुस्सा है। वो बोल रहे थे कि चिराग पासवान जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारेंगे वहाँ वो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी कर देंगे। मतलब उनको ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि
विधानसभा चुनाव जहां आपके एग्जिस्टेंस का सवाल है, वहां आप चुनाव लड़ रहे हैं कि बदले की भावना से आप बदले की भावना होगी ना। देखिए चिराग जब पिछली बार चुनाव हारे, वो केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, तमाम उनका ऐसा वो था, उसके बाद अब कोई पूछने वाला उनको नहीं है कि एकदम से वो बाहर हो गए, सत्ता के रेस से बाहर हो गए हैं, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है। लेकिन ये मैच्योरिटी तो नहीं हो सकती हाँ, है, ये कहीं ना कहीं नुकसान ही कर रहे आप उसकी उतनी एनर्जी आप दूसरी जगह सीटें अपना पार्टी को अच्छा करने में बना सकते हैं, ना कि आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उसमें चुनाव प्रचार करेंगे, निर्दलीय उम्मीदवारों को पैसे देंगे, जो भी कैंपेन के लिए पैसा लगेगा, बस इसलिए कि चिराग पासवान को नुकसान पहुंचे। हाँ, चिराग पासवान को, खैर ये तो चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाने की बात है, लेकिन बिहार में एक चीज़ है कि अब मुश्किल एक महीने का टाइम भी नहीं है पहले चरण के चुनाव में, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी का वैसे तो नहीं आया है। और आज प्रशांत किशोर 100 सीटों के अपने उम्मीदवार के वो घोषणा करेंगे, इस बात की खबर आई है। तो लगता है कि इसमें प्रशांत किशोर ही सब, उनके पास खोने को ऐसा कुछ है नहीं, तो इस लगता है रेस में सबसे आगे पहले टिक वही करेंगे। पहला जो कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट आएगी वो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से आएगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि एनडीए का भी कुछ ना कुछ एक, मुझे लगता है उससे पहले वो प्रशांत किशोर के बाद तेज प्रताप भी लाइन, तेज प्रताप एक देखिए यहाँ पर दो अभी तमाम चीजें होने के बाद भाई भाई की लड़ाई भी है और चाचा भतीजे की लड़ाई है। तो मतलब वो चीज ना कुछ महाराष्ट्र वाला जो मैं बार बार लेकर के आता हूँ ना, कुछ महाराष्ट्र वाला झलक यहाँ भी है कि वहाँ भी इस तरह की चीजें हो रही थी, चाचा भतीजा और तो परिवार के तमाम आपस में भिड़ रहे थे। और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि लेकिन ये है कि तेज प्रताप का भी बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है जिस तरह के हालात अभी हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने कि तेज प्रताप ने कहा कि मैं गीता की कसम में खाता हूं कि मैं आरजेडी में वापस नहीं आऊंगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब करेगा पता नहीं क्या चल रहा है परिवार के अंदर। तेज प्रताप बिल्कुल वो अपना कैडर खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए बस चुनाव एक प्रैक्टिस की तरह माना जाता है, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। प्रशांत किशोर भी नेट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन लग रहा है कि वो जीत जाएं। उन्होंने उस दिन कह दिया कि इतने वोट काटूंगा कि महागठबंधन को टेंशन हो जाएगी, तो वो तो उन्होंने अपने वोट कटवा साबित कर ही दिया है। यही है कि वोट कटवा कई हैं, तेज प्रताप भी वोट कटवा है, प्रशांत किशोर भी वोट कटवा है, पशुपतिनाथ पारस भी कह रहे हैं कि वो वोट कटवा बनने के लिए तैयार है। और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर वोट काट के नुकसान को पहुंचाएगा तो वह है ओवैसी, जो कि सीमांचल में महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा खतरा के तौर पर अभी भी बने हुए हैं। तो ये देखिए अब जैसे जैसे दिन और आगे बीतेगा, ये जो बिहार की चुनावी घमासान है और भी बढ़ता जाएगा। तो तमाम खबरों पर आप नज़र बनाए रखिए, और अगर कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।